नमस्कार साथियों। बीए सेकेंड ईयर में मध्यकालीन इतिहास की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने वाले हैं उसके नेक्स्ट टॉपिक खानवा के युद्ध पर। कल वाले सेशन में आई थिंक हमने पानीपत के युद्ध पर बात की थी, पानीपत के प्रथम युद्ध पर, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 17 के अंदर। और आज लेक्चर नंबर 18 में हम खानवा के युद्ध की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले सेशनों के माध्यम से आपको बताया है कि बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने में विशेष रूप से दो युद्ध विशेष रूप से लड़े हैं। हालांकि उससे पहले कई आक्रमण किए, लेकिन जो दो युद्ध रहे थे आखिरी वाले उसके, वो निर्णायक युद्ध रहे थे, जिनमें एक तो पानीपत का प्रथम युद्ध था और दूसरा था खानवा का युद्ध, ठीक है ना। तो दोनों ही जैसे ही युद्ध बाबर ने जीते तो ये युद्ध उसके लिए निर्णायक साबित हुए और उसके बाद में भारत में ये कहें कि दिल्ली में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। क्लियर। तो इस सारी कहानी को जो है आज से के सेशन के बाद में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जो कहानी अब तक आपकी पानीपत के प्रथम युद्ध या पानीपत के मैदान तक जो कहानी अभी तक बढ़ के आई है, आगरा के पास खानवा नाम का एक स्थान है, वहां पर ये राणा सांगा और बाबर के दोनों के मध्य में जो है एक लड़ाई होती है और ऐतिहासिक लड़ाई होती है। ऐसी वैसी लड़ाई नहीं थी, पानीपत से भयानक तो नहीं थी लेकिन पानीपत से कम भी नहीं थी। क्लियर है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन और लेते हैं सेशन को, कंटिन्यू करेंगे सेशन को। ये सब आपको पता ही है, जब बार बार बताने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको ये सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म है प्रज्ञान हिंदी, जहां पर आपको कॉम्पिटेटिव क्लासेस के लिए क्लासेस मिल रही है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक है। वहां पर क्लास नोट सब कुछ फ्री है, जाकर के आप प्रज्ञान हिंदी है ना यूट्यूब चैनल है, विजिट कर लीजिएगा, तो वहां पर आपको सभी क्लासेस देखने को मिल जाएगी। ये सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही थी, ठीक है। चलिए, सेकेंड यूनिट अभी आपकी चल रही है और सेकेंड यूनिट के अंदर भी जो है आपके कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं। मुगल आक्रमण, बाबर हुमायूं पर सेशन अभी चल रहा है और बाबर के अंतर्गत ही जो है हम पानीपत का प्रथम युद्ध और खानवा का युद्ध पढ़ रहे हैं। और कल वाले सेशन में हम हुमायूं पर एक सेशन लेंगे, उसके साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद शेरशाह सूरी और भारतीय इतिहास में राणा कुंभा और राणा सांगा की भूमिका पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में थर्ड यूनिट हमारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं डायरेक्टली टेबल ऑफ कंटेंट में, जरा देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है खानवा के युद्ध में। सबसे पहले खानवा का युद्ध का परिचय देखेंगे, ठीक है। कब हुआ था? 16 मार्च 1527 को हुआ था। ये तो कई बार मैं आपको रिपीट कर चुका हूं। उसके बाद में इस युद्ध के कारण क्या रहे हैं, इस युद्ध में राजपूतों की या राणा सांगा की हार के पीछे क्या कारण रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे खानवा के युद्ध के परिणाम क्या हुए। 4 पॉइंटों के माध्यम से सेशन कंप्लीट करेंगे। आइए एक एक करके डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले खानवा के युद्ध का परिचय जरा लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा कहानी के रूप में, तो पूरा समझ आएगा सेशन कहीं से कहीं तक। इतिहास में बेसिकली ना कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। इतिहास बिल्कुल एक स्टोरी की तरह चलने वाला विषय है। बिल्कुल आप स्टोरी की तरह पढ़ोगे ना तो सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। बस इतिहास का एक ही सिद्धांत है, कोई टॉपिक बीच में छूटना नहीं चाहिए। कोई टॉपिक बीच में छूटा, समझिएगा आपकी लिंक टूट गई। इसमें लिंक नहीं टूटना चाहिए, चाहे फिर वो प्राचीन इतिहास हो, चाहे मध्यकालीन हो या फिर आधुनिक इतिहास हो। इतिहास की यही कहानी है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। खानवे के युद्ध का एक छोटा सा परिचय जरा लेते हैं, जिससे एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छा कंटेंट भी आपके पास में आ जाएगा, है ना। दरअसल अभी तक जो आपने कहानी पढ़ी थी बाबर की, कि बाबर जो है अब जैसे ही पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है, उसके बाद में अब वो मनसा बना चुका था कि अब भारत में ही उसको स्थायी रूप से रहना है, क्योंकि मध्य एशिया का वो निवासी था और मध्य एशिया में उसके अथक प्रयासों के बाद भी वहां पर अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया था। तो इसी कारण से उसने भारत में अपने साम्राज्य विस्तार की बात सोची और भारत आया, ठीक है। भारत आकर के पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा इब्राहिम लोदी के साथ में, उसको परास्त किया। तो वो भी एक तरह से उसके लिए निर्णायक युद्ध साबित हुआ। युद्ध जीतने के बाद में अब वो निश्चित हो चुका था अपने अंदर, मतलब अपने व्यक्तित्व में स्थायित्व ला चुका था। वो निश्चित हो चुका था कि अब जो है भारत पर ही शासन करना है। लेकिन उसके लिए भारत पर शासन करे, उसके लिए अभी एक चुनौती बाबर के सामने और थी, और वो चुनौती थी उत्तर भारत में, या कहें कि उत्तर भारत के मेवाड़ क्षेत्र के एक शक्तिशाली शासक जिसका नाम था राणा सांगा, ठीक है। राणा संग्राम सिंह पूरा नाम था, जिन्हें शॉर्ट में राणा सांगा के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो राणा सांगा उनके सामने, बाबर के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा हुआ था। बाबर यदि भारत पर शासन करना चाहे तो उससे पहले उसे राणा सांगा को हराना होगा, तभी वो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर सकता था। अगर हम राणा सांगा की बात करें तो वो भी बाबर की ही तरह एक महत्वाकांक्षी हिंदू शासक था और भारत में पुनः
पुनः हिंदू सत्ता को स्थायित्व या कहें कि उसकी स्थापना करना चाहता था। ठीक है, तो इसी क्रम को आगे लेकर के अब चूंकि भारत में दिल्ली में जहां पर मुस्लिम सत्ता जो है स्थापित हो चुकी थी, पहले से ही चली आ रही थी परंपरा, तो उसको समाप्त करके और राणा सांगा जो है वहां हिंदू सत्ता स्थापित करना चाहते थे। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि बाबर के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरे राणा सांगा। जिस युद्ध की हम बात कर रहे हैं, ये युद्ध 16 मार्च 1527 को मुगल सम्राट बाबर और राजपूत राजा राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। कहां के राजा थे राणा सांगा? मेवाड़ के। कहां के दोस्तों? मेवाड़ के, याद रखिएगा। ये युद्ध जो है भारत में, ये युद्ध मुगलों के भारत में प्रभुत्व स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण कदम था। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पानीपत का प्रथम युद्ध और खानवा का युद्ध, ये बाबर के लिए या मुगलों के लिए निर्णायक युद्ध साबित हुए। इन दोनों ही युद्धों ने मुगल साम्राज्य की नींव को स्थायित्व प्रदान कर दिया भारत में। मतलब ये कि इन दोनों युद्धों को जीतने के बाद में बाबर को निश्चित हो चुका था कि अब उसके सामने ऐसी कोई चुनौती नहीं है जिससे उसको निपटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि यह युद्ध जो था, ये खानवा का जो युद्ध लड़ा गया, ये भारत में मुगलों के प्रभुत्व स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह युद्ध आगरा के पास एक खानवा नामक स्थान पर हुआ। बाबर की तोप और रणनीति के सामने जो है राणा सांगा की राजपूत सेना टिक नहीं पाई और आखिर उसको पराजित होना पड़ा। इस जीत से भारत में मुगल शासन की स्थापना के द्वार खुल गए। इस कहानी को अगर देखिए, ये कंटेंट तो आपको एकदम शॉर्ट में लेकर के जाएगा, लेकिन ये कंटेंट यदि आप समझ लेते हो तो आप अपने ही अंदर एक बड़ी स्टोरी जो है एक बड़ी स्टोरी आप क्रिएट कर सकते हो। जितना चाहोगे ना उतना एग्जाम में लिख पाओगे। बस कंटेंट पर फोकस करना होगा आपको, स्टोरी वाइज कंटेंट पर फोकस करना होगा। जैसे कि बाबर के सामने मैंने बार बार रिपीट किया कि चुनौती थी, राणा सांगा एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहे थे। बाबर को यह अच्छे समझ आ चुका था कि जब तक राणा सांगा को मैं हरा नहीं देता तब तक भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं कर सकता। और इसी प्रकार से राणा सांगा को भी ये पता था कि जब तक मैं बाबर को नहीं हरा दूंगा तब तक दिल्ली में हिंदू सत्ता की स्थापना नहीं कर पाऊंगा। दोनों के सामने एक समान चुनौतियां थी। दोनों बिल्कुल बस एक दूसरे को हराने के लिए युद्ध के मैदान में उतर पड़े, और जिस मैदान में वो उतरे वो था आगरा के पास में खानवा नामक स्थान, और इसीलिए इस युद्ध को खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्लियर? लेकिन जब दोनों सेनाएं आमने सामने आई तो चूंकि भारत में जो राजपूत सेना थी, या कहें कि राणा सांगा की जो सेना थी, ये प्राचीन युद्ध पद्धति को ही अपना रही थी। लेकिन चूंकि बाबर जो है कई युद्ध लड़ चुका था, कई युद्ध मध्य एशिया में लड़ चुका था, उसके बाद भारत पर उसका 8वां आक्रमण था, या आई थिंक कि 10वां आक्रमण था भारत पर। अगर एक तरह से आक्रमण के रूप में देखा जाए तो ये 10वां आक्रमण था। बाबर की झोली में युद्धों का जो अनुभव था ना, बहुत ज्यादा था, जबकि राणा सांगा की सेना के पास में इतना अनुभव नहीं था। और साथ ही साथ में बाबर की सेना के वीरता में या शौर्य में जो चार चांद लगाने वाली चीज थी वो थी उसका तोप खाना। क्या था? तोप खाना। बाबर के पास में एक बहुत ही शानदार तोप खाना हुआ करता था, एक शक्तिशाली तोप खाना हुआ करता था। तो अपने तोप और अपनी रणनीतियों के माध्यम से बाबर ने राणा सांगा पर जीत हासिल कर ली। और जैसे ही खानवा के युद्ध में बाबर जीता, बाबर को निश्चित हो चुका था कि अब उसका सामना करने वाला ऐसा कोई शासक नहीं है। अब वो आसानी से भारत में या कहें कि दिल्ली में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना कर सकता है। ठीक है, अभी किया नहीं, कर सकता है। चलिए, तो कुछ कारणों को जरा जान लेते हैं कि इसके पीछे, इस युद्ध के पीछे कारण क्या रहे, क्योंकि एग्जाम में बताना पड़ता है। बेसिकली तो अब तक तो समझ चुके हैं हम लोग, है ना। सबसे ज्यादा तो दोनों ही जो शासक थे इनकी महत्वाकांक्षा थी, दोनों की महत्वाकांक्षा थी। बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था भारत में, वही राणा सांगा हिंदू सत्ता की स्थापना करना चाहता, दोनों की महत्वाकांक्षा थी। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या कारण रहे हैं जिसने इस युद्ध को जो है बिल्कुल युद्ध होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। ये अब तक जो है सिर्फ एक मानसिक धारणा थी। लेकिन कारणों पर आए उससे पहले आप पुरानी स्टोरी को थोड़ा सा याद कीजिए, जो हमने पानीपत के मैदान के मतलब कल वाले सेशन में डिस्कस की थी। क्या था कि जब इब्राहिम लोदी पर आक्रमण हुआ था, तो इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए एक तो इब्राहिम के ही
इब्राहिम या कहें कि दिल्ली का जो प्रांत था, पंजाब प्रांत, वहां के गवर्नर ने इसको आमंत्रित किया था बाबर को इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए। वहीं पर राणा सांगा ने भी आमंत्रित किया था बाबर को इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि इब्राहिम लोदी यदि दिल्ली से हार जाता, अगर बाबर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करता और इब्राहिम लोदी को हरा देता, तो राणा सांगा को अच्छे से पता था कि वो आसानी से दिल्ली पर हमला करके उसको अपने जो है कब्जे में ले सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब पानीपत का युद्ध हुआ, इब्राहिम लोदी पराजित हुआ, तो बाबर के अंदर लालच आया और उसने सोचा कि क्यों ना यहीं पर ही अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली जाए। और जैसे ही बाबर ने अपना मन बनाया भारत में ही बसने का, भारत में ही रहने का, वैसे ही जिन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था, अब बाबर उनकी नजरों में भी खटकने लगा। यार हमने तो सोचा था कि बाबर इब्राहिम को हरा करके वापस मध्य एशिया लौट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये तो यहीं पर ही अपने साम्राज्य की स्थापना कर बैठा। तो इस बात से जो जिन्होंने आमंत्रित किया था बाबर को, वो छिड़ उठे और उनमें से छिड़ने वाले एक राणा सांगा भी थे। क्लियर है? तो एक बड़ा कारण कि बाबर का वापस नहीं जाना एक बड़ा कारण बना युद्ध का। आइए ऐसे ही कुछ कारणों को जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले राणा संग्राम सिंह की महत्वाकांक्षा। राणा संग्राम सिंह की महत्वाकांक्षा। राणा संग्राम सिंह दैट मीन्स की राणा सांगा है ना, राणा सांगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। राणा संग्राम सिंह राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली सरदार थे, शासक थे। भारत में दिल्ली की मुस्लिम सत्ता को नष्ट करके हिंदू साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, और उनको, राणा सांगा को यह आशा थी कि बाबर जो है इब्राहिम लोदी पर अटैक करके, इब्राहिम लोदी को परास्त करके वापस काबुल लौट जाएगा, भारत में नहीं रहेगा, काबुल लौट जाएगा। लेकिन जब इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में परास्त किया बाबर ने, तो उसके बाद में बाबर ने जो है भारत में ही मुगल साम्राज्य की स्थापना करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। उसने कह दिया कि भाई मैं अब भारत पर ही शासन करूंगा। तो तब जब बाबर ने ये निश्चय किया कि वो भारत पर ही शासन करेगा, तो राणा संग्राम सिंह की जो महत्वाकांक्षा थी, जो सपना था भारत पर या दिल्ली पर हिंदू साम्राज्य स्थापित करना, वो सपना धराशायी हो गया। इसलिए अब राणा सांगा के सामने युद्ध करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। तो एक बड़ा कारण तो यही माना जाता है। इसके अलावा अन्य कारणों में शामिल है बाबर का राणा सांगा पर आरोप लगाना। बाबर ने राणा सांगा पर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया भैया? ने आरोप लगाया बाबर ने कहा कि भारत पर आक्रमण करने के लिए, मतलब इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए राणा संग्राम सिंह ने मुझे आमंत्रित किया, और आमंत्रित करते हुए मेरे साथ में समझौता किया। क्या समझौता किया? उन्होंने समझौता किया कि जब बाबर जब इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा, तो राणा सांगा जो है उसका साथ देगा, बाबर का साथ देगा। लेकिन राणा सांगा ने बाबर का आक्रमण करते समय साथ नहीं दिया, और ये ना करके, मतलब साथ ना दे करके, राणा सांगा ने बाबर के साथ विश्वासघात किया है। ये विश्वासघात का आरोप जो है बाबर ने राणा सांगा पर लगाया। राणा सांगा भी कहां चुप बैठने वाले थे, उन्होंने इसको प्रत्युत्तर मतलब जवाब दिया। जवाब में जो है, अब देखिए थर्ड जो है वो है राणा सांगा का बाबर पर आरोप। राणा सांगा का बाबर पर आरोप, क्या आरोप है? राणा सांगा ने कहा कि ठीक है भाई, मैंने आपका साथ नहीं दिया। साथ नहीं देने के पीछे कारण तो देखिए क्या कारण था। आपने कहा था कि मैं भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित नहीं करूंगा, वापस लौट जाऊंगा। समझौते के अनुसार आप वापस इब्राहिम लोदी को जो है परास्त करके वापस लौटने वाले थे, और जो इब्राहिम लोदी के कब्जे में कालपी, धौलपुर, बयाना जैसे बड़े बड़े क्षेत्र थे, वो सब मुझे देने वाले थे, मेरे अधिकार में होने वाले थे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने इब्राहिम को परास्त करके और उन सभी क्षेत्रों पर, इब्राहिम के सभी क्षेत्रों पर कब्जा जमा करके भेज गए। तो मैं आपका साथ क्यों दूंगा? ठीक है। तो उन्होंने, मतलब राणा सांगा ने बाबर पर यह आरोप लगाते हुए कहा है कि बाबर ने जो है मेरे साथ विश्वासघात किया है। तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष किया, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाया। तो ये आरोप भी कहीं ना कहीं आपस में कटुता जो है इन दोनों के बीच में बनी, इस आरोपों के कारण, और युद्ध अवश्यंभावी हो गया। इसके अलावा बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना करना सबसे बड़ा कारण माना जाता है। पानीपत की विजय के बाद उसने भारत में ही रहकर यहां मुगल साम्राज्य स्थापित करने का निश्चय कर लिया। राणा सांगा की जो महत्वाकांक्षा थी, उस महत्वाकांक्षा के एकदम ये विपरीत था। क्योंकि जैसे ही उन्होंने बाबर के द्वारा
मुगल साम्राज्य की स्थापना की बात सुनी, सूचना सुनी, तो राणा सांगा के पैरों के तले जमीन खिसकने लगी। यार ऐसा कैसे हो सकता है? इब्राहिम को हराने का, बाबर को आमंत्रित करके इब्राहिम को हराने के पीछे उद्देश्य क्या था? कि दिल्ली से मुस्लिम साम्राज्य को समाप्त किया जाए और हिंदू सत्ता स्थापित की जाए। लेकिन ये तो फिर से जो है वही सत्ता स्थापित होने जा रही है और राणा सांगा का सपना धराशायी होने लगा था। इस कारण से भी खानवा का युद्ध यहाँ पर कंफर्म हो चुका था कि अब युद्ध जो है अवश्यमाभी होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है। इसके अलावा एक अन्य कारण में हसन खां और राणा सांगा के बीच में संधि को भी माना जाता है। हसन खां दरअसल मेवात के शासक हुआ करते थे। कहां के? मेवात के। हसन खां मेवात के शासक थे और ये हसन खां जो है इब्राहिम लोदी की हार से छिड़ गए थे। जैसे ही बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में हराया तो हसन खां उसके विरुद्ध हो गए। किसके? बाबर के। क्यों हो गए थे? क्योंकि हसन खां और इब्राहिम दोनों की बहुत अच्छी बनती थी, बहुत अच्छी पड़ती थी। जैसे ही इब्राहिम लोदी की हार हुई तो हसन खां को लगने लगा कि बाबर कभी भी मुझ पर अटैक करके और मुझ पर अधिकार जमा सकता है। तो हसन खान ने थोड़ी सी चतुराई दिखाते हुए उसने सोचा कि क्यों ना बाबर के दुश्मन से मिल लिया जाए। और उस समय बाबर का दुश्मन एक ही था, राणा सांगा। राणा सांगा के पास आकर के संधि कर ली। ठीक है। और ये संधि करने से तो आपको पता ही है, बाबर को पता चला कि दोनों ने संधि की, तो फिर यहां पर भी एक समस्या उत्पन्न हुई और वो समस्या खानवा के युद्ध का कारण बनी। तो ये 5 कारण पर्याप्त हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और अंडरस्टैंडिंग के लिए। किताब मेरी आप और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, ज्यादा जानना चाहते हैं, तो मैं हमें हर लेक्चर में बोलता हूं आप लोगों से कि लेक्चर पर्याप्त नहीं होता है, आपको किताब पढ़नी चाहिए। लेक्चर सिर्फ एक स्ट्रक्चर देता है, आप लोगों को एक खाका बनाकर दे देता है पूरे टॉपिक का, जिससे आपको पूरा टॉपिक कुछ ही चंद मिनटों में समझ आ जाता है। एक जब आप टॉपिक लेक्चर लेने के बाद में जब किताब पढ़ते हो ना, किताब से उस टॉपिक को पढ़ते हो ना, तो वो 100% वो टॉपिक किताब में समझ आएगा, वहां कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। लेकिन ये तय है कि जब किताब पढ़ोगे तो एडिशनल बहुत सारी जानकारी आप लोगों को वहां किताब से मिलने वाली है। इसलिए किताब जरूर पढ़ा करें। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अब इस युद्ध में राजपूतों मतलब राणा सांगा की हार की वजह क्या थी, कारण क्या थे, राणा सांगा की हार क्यों हुई? राणा सांगा की हार के पीछे भी कई कारण माने जाते हैं। सबसे मेन जो कारण माना जाता है वो माना जाता है राणा सांगा की सेना। राणा सांगा की सेना में जो सैनिक थे वो अलग अलग वंशों से थे और ये अलग अलग वंशों के जो सैनिक थे, अब पता है ना, भारत जो है मान्यता का देश रहा है, मान्यता का। आज भी भारत में कई मान्यताएं चलती हैं विभिन्न प्रकार की, जो कि आज के समय के अनुसार आज की परिस्थितियों में सटीक नहीं बैठती है। उन मान्यताओं को जो है परिवर्तित कर लेना चाहिए, लेकिन भारतीय समाज आज भी परिवर्तित अपनी मान्यताओं को परिवर्तित नहीं कर पाती है। भले ही फिर राष्ट्र ही क्यों ना पिछड़ जाए, भले ही फिर सब कुछ क्यों ना पिछड़ जाए, है ना, तो उनके साथ कंप्रोमाइज नहीं कर पाती है, जो कि ये गलत है। सॉरी फ्रेंड्स, स्टूडियो की लाइट जा चुकी है, कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। ओके, चलिए सेशन हम कंटिन्यू रखेंगे, सेशन कंटिन्यू रखेंगे। कैमरा ऑफ करना पड़ा है, इट्स ओके, ठीक है। चलिए, तो इस राणा सांगा की सेना के हार के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, अलग अलग वंशों की सेना होना और उन सेनाओं की अलग अलग मान्यताएं होना। ठीक है, और वो अपनी मान्यताओं के हिसाब से युद्ध लड़ते थे, राणा सांगा के आदेश के हिसाब से युद्ध नहीं लड़ते थे। तो एक कारण तो ये बना। दूसरे कारण की बात करें तो राणा सांगा के पास जो सेना थी वो उसमें पैदल सैनिक ज्यादा थे, लेकिन मुगलों के पास में घुड़सवार ज्यादा थे। फर्क पड़ता है दोस्त। ठीक, इसके बाद में मुगलों की पद्धति आक्रामक थी। मुगलों की पद्धति आक्रामक थी क्योंकि बाबर जो है बहुत लंबे समय से युद्ध पद्धति सीख रहा था। इवन 11 वर्ष की उम्र में उसने राजपाट संभाल लिया था। तब से ही वो युद्ध पद्धति पर फोकस कर रहा था, युद्ध पद्धति पर, है ना। उसकी युद्ध पद्धति आक्रामक थी, आक्रामक थी। घुमावदार रिजर्व पद्धति से वो युद्ध लड़ता था, घुमावदार। और समझ आ रही है आपको? लेकिन राजपूत आक्रमण करते तो थे, लेकिन बाद में जो प्रत्याक्रमण होता था उसका उत्तर नहीं दे पाते थे। प्रत्याक्रमण का जो घुमावदार रिजर्व पद्धति के माध्यम से बाबर की सेना जो प्रत्याक्रमण करती थी, मतलब आक्रमण करने के बाद दूसरी पलटी आकर फिर से आक्रमण करना, उसको प्रत्याक्रमण कहेंगे। उसका जवाब नहीं दे पाती थी राणा सांगा की सेना, जिससे वो उसकी सेना मतलब राणा सांगा की सेना शत्रु का प्रहार का शिकार हो जाती थी। इसके अलावा राणा सांगा के सैनिक ज्यादा अनुभवी नहीं थे। राणा सांगा के जो सेना थे वो ज्यादा अनुभवी नहीं थे, किसके? युद्ध के अनुभवी नहीं थे, क्योंकि राणा सांगा की सेना ने इतने युद्ध नहीं लड़े।
जितने की मुगलों की सेना ने लड़े हैं, मतलब बाबर की सेना ने लड़े। बाबर की सेना निरंतर युद्धों का अभ्यास क्या, निरंतर युद्धों में ही लगी रही। तो जितने ज्यादा युद्ध लड़े, अनुभव उसके पास ज्यादा आया। साथ ही साथ में उसके पास में अफगान की युद्ध पद्धति, उज्बेकों की युद्ध पद्धति, तुर्कों की युद्ध पद्धति, मंगोल, फारसी, इवन भारतीयों की भी युद्ध पद्धति से बाबर की सेना जो है पूरी तरह परिचित थी, और वो हर प्रकार की पद्धति का जवाब देना जानती थी। इसके अलावा बात पांचवें पॉइंट के रूप में हम लिख सकते हैं कि सांगा ने बयाना और खानवा का जो युद्ध लड़ा, बाबर ने बयाना और खानवा का युद्ध जो हुआ है, इस दो युद्ध के बीच में जो है ना एक समय था 4 महीने का, माफ कीजिएगा 4 हफ्ते का, मतलब 1 महीना मान लीजिए। 1 महीने का खाली टाइम दे दिया राणा सांगा ने। जो खानवा का जो युद्ध लड़ा गया ना, यह युद्ध 1 महीने बाद हुआ, जबकि इस युद्ध को 1 महीने पहले ही हो जाना चाहिए था, जिससे कि बाबर को संभलने का मौका नहीं मिलता। तो संभवतः राणा सांगा के हित में यह युद्ध जा सकता था, लेकिन राणा सांगा ने ऐसा नहीं किया। 4 सप्ताह का बाबर को समय दे दिया संभलने का, उसने फिर से अपनी रणनीति तैयार कर ली। राणा सांगा ने कूटनीतिक क्षेत्र में भी कोई विशेष प्रतिभा नहीं दिखाई, और बाबर से पहले उसे आगरा पर जाकर के अधिकार कर लेना चाहिए था। जब पानीपत का युद्ध हो रहा था, तो बाबर ने अपने पुत्र को आगरा पर अधिकार करने के लिए भेज दिया था, है ना, उसी को भेजा था ना आगरा पर अधिकार करने के लिए। तो लेकिन बाबर उस समय पानीपत के युद्ध में क्या हुआ, वो वहां पर युद्ध में बिजी था, ठीक है। तो उस समय में ही राणा सांगा को चतुराई दिखाते हुए, कूटनीति का परिचय देते हुए आगरा पर पहले ही अधिकार जमा लेना चाहिए था। अगर आगरा पर अधिकार जम जाता तो राणा सांगा के पलड़े में ये युद्ध आ सकता था। तो ये कुछ विशेष कारण रहे जिससे राणा सांगा की सेना की हार हुई इस युद्ध में। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। परिणामों के साथ ही स्टूडियो की लाइट भी आ चुकी है। या दोस्त, लाइट के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इट्स ओके। चलिए, हाँ, अब बात करते हैं खानवा युद्ध के परिणामों की। इसके परिणाम क्या रहे हैं? तो परिणाम सिंपल से भाई, युद्ध जीते हैं, बाबर युद्ध जीता है, तो बाबर के जितने भी स्वप्न थे या महत्वाकांक्षा थी वो पूरी होगी, और उसके सभी विरोधियों की महत्वाकांक्षाएं धराशायी हो जाएगी, समाप्त तो हो जाएगी। तो इस युद्ध के साथ ही मेवाड़ का जो गौरव था, मेवाड़ का गौरव, क्योंकि उस समय मेवाड़ या कहें कि उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करते थे राणा सांगा। तो राणा सांगा की हार के साथ ही मेवाड़ के गौरव का अंत हो गया, राजपूत शक्ति जो है समाप्त हो गई, हास हो गया। संग्राम सिंह की पराजय और देहावसान के से मेवाड़ की प्रतिष्ठा और गौरव कम हुआ, राजपूतों की संगठित सैन्य शक्ति छिन्न भिन्न हो गई। खानवा का युद्ध राजपूतों के लिए एक विनाशकारी युद्ध साबित हुआ, पहला परिणाम। दूसरे परिणाम की बात करें तो राजपूत महत्वाकांक्षा असफल रही। राजपूत जो स्वप्न देख रहे थे, दिल्ली में हिंदू सत्ता स्थापित करने की जो स्वप्न देख रहे थे, वो स्वप्न उनका चूर चूर हो गया। खानवा की पराजय से राजपूतों की हिंदू साम्राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा पूरी तरह समाप्त हो गई। इसके अलावा अन्य परिणामों में बात करें तो अफगान शक्ति को भी गहरा आघात लगना, राजपूतों की पराजय से उत्तरी भारत के मुस्लिम शासकों को राजपूत शक्ति और सत्ता के उत्कर्ष का भय पूरी तरह समाप्त हो गया। इनको, जो उत्तर भारत के जितने भी मुस्लिम शासक थे, उन सबको, क्योंकि उन सबके अंदर राजपूत शक्ति या कहें कि राजपूत शासकों का भय हुआ करता था, लेकिन यह भय अब उनके मन से समाप्त हो गया। राजपूतों की शक्ति दुर्बल हो जाने से अफगानों की युद्ध करने की जो शक्ति थी वो भी क्षीण होने लगी, क्योंकि अफगान जो है ना, अफगानों से जो युद्ध प्रणाली होती थी या कहें कि अफगानों से जो आक्रमण होते थे, अफगान जो आक्रमण करते थे उसमें कहीं ना कहीं ये इनका साथ दिया करते थे, क्योंकि अफगान जितने भी आक्रमण करते थे मैक्सिमम आक्रमण मुस्लिम शासकों के विरुद्ध करते थे। तो इसमें इसमें राजपूत शासकों की हार के कारण जो है अफगानों की शक्ति भी अब कम होने लगी थी। मतलब कुल मिलाकर के बाबर का ही परचम पूरे दिल्ली सल्तनत में फहराने लगा था। इसके अलावा बाबर के जीवन में स्थायित्व आ गया, क्योंकि बाबर जो है बचपन से ही एक भटकाऊ वाला जीवन जी रहा था, भटकाऊ वाला। बचपन से ही 11 वर्ष की उम्र से ही उसने भटकना चालू कर दिया था। इस युद्ध के बाद में बाबर के जीवन में घुमक्कड़ और अस्थायी जीवन समाप्त होकर के एक स्थायी जीवन आया। उसको एक सिंहासन, परमानेंट सिंहासन मिल गया भारत में बैठने के लिए।
इस युद्ध के बाद उसकी शक्ति और गतिविधियों का केंद्र काबुल से हटकर अब भारत हो चुका था। और अंतिम परिणाम की बात करें तो मुगल साम्राज्य की नींव की दृढ़ता, ठीक है, इसी युद्ध के बाद में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव जो है अब दृढ़ हो चुकी थी, नींव पड़ चुकी थी, मुगल साम्राज्य स्थापित हो चुका था। दोस्तों इस प्रकार से हुआ भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित, ठीक है। बाबर ने अथक प्रयासों के बाद में बाबर ने लगभग 10 आक्रमण करके 10 युद्धों में 10 युद्ध करके भारत पर सत्ता प्राप्त की थी। और उसके बाद में मुगल सल्तनत निरंतर रूप से चलती रही, जिसका हम आगे कंटिन्यू अध्ययन करने वाले हैं। मुगल सल्तनत के जितने भी शासक रहे, हर शासक पर हम डिस्कस करेंगे सेशनों के माध्यम से। आज बस यहीं तक दोस्तों, मिलेंगे कल वाले सेशन में। और कल जो सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे हुमायूं की शासन व्यवस्था के बारे में, ठीक है। क्योंकि बाबर के बाद में बाबर के पुत्र हुमायूं का शासन रहता है भारत पर। हुमायूं की शासन व्यवस्था या जो भी उनकी समस्याएं रही है उन सभी पर हम चर्चा कल वाले सेशन में करेंगे। जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा फिर से याद दिला दूं, ताकि आप लोगों की याद बनी रहे, थोड़ी याददाश्त अच्छी रहे। थोड़ी आप लोगों की ना रील खिसका खिसका कर मोबाइल में आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। प्रारंभ में ही बोलता हूं कि सेशन को जो है लाइक कर दिया करें। जो रेगुलर अटेंड करने वाले क्लासेस, अगर आप रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं ना, तो आपको तो बिना सोचे समझे क्लास को लाइक कर देना ही चाहिए। क्योंकि लाइक कर देने से क्या होता है ना, थोड़ा सा यूट्यूब की तरफ से शेयर बढ़ जाते हैं। शेयर यूट्यूब अपने आप इस वीडियो को थोड़ा और आगे भेज देता है यदि आप लोग ज्यादा लाइक करते हैं तो। और चैनल पर यदि नए हैं और सेशन आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि जिस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जिस प्रकार से मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूं वो तरीका सही है, कंटेंट दे रहा हूं वो तरीका भी सही है, तो फिर ज्यादा सोचना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ में सभी सब्जेक्टों को पूरे विस्तार से पढ़ने के लिए। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। डिस्क्रिप्शन में सभी इंपॉर्टेंट लिंक दी गई है। डिस्क्रिप्शन में जो है इसकी पीडीएफ लिंक भी दी गई है, चाहे तो डाउनलोड करके अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। और यदि सारी पीडीएफ वो सभी लेक्चर एक ही जगह चाहिए आप लोगों को, तो फिर व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ जाइए हमारे साथ में। व्हाट्सअप चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है, ज्वाइन कीजिए। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेबल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।